हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त धुआंधार क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और पार्ट 3 बहुत ही शानदार होने वाली है। शानदार दोस्तों इसलिए भी होने वाली है क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एंजॉय पहले से ले रखा हुआ है। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बढ़िया से देख रखा हुआ है तो पार्ट 3 में जितनी भी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों केवल आप वीडियो देख करके नोट्स बना लोगे, उतने में ही आपका सब पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको बाद में लगेगा कि इसको हमें बाद में याद करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस केवल वीडियो को देख लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, आपका सब एकदम बढ़िया तरीके से तैयार। तो आज की शानदार क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको जब हुक्स लॉ बताया था, हुक्स लॉ में मैंने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हमने रिमूव किया था एक कांस्टेंट लेकर आया था, कांस्टेंट लेकर आए थे ई, और ई को हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स हैं। पहला है यंग मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों आज की लंबी क्लास, और इस लंबी क्लास में सब चीज़ें एकदम एक तरफ से ख़त्म होने वाला है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार कि आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें एकदम डन करने वाले हैं। तो शुरू करते दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे ना चीज़ें डिफिनीशन इतनी इजी रहेंगी याद करना कि पूछिए मत। जब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात होगी तो किसका किसका रेशियो होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो यही लाइन सेम आएगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो उसकी डिफिनीशन अभी बताया नहीं मैं उसके बारे में, लेकिन डिफिनीशन सेट कर रहा हूँ ताकि मैं डिफिनीशन लिखूंगा नहीं, आप लोग इसी में सेट कर लोगे, बताऊंगा केवल मैं। जब हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। है ना, तीनों आसान डिफिनीशन तो इजी है, मेन मतलब पे समझ पे आते हैं दोस्तों। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है, जब भी किसी बॉडी पर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई होने से जो उसके अंदर चेंजेस होता है वह चेंजेस फोर्स के डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये है जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेन होगा वह फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अब ये फोर्स ऐसे भी लगाया जा सकता है, फोर्स ऐसे भी लगाया जा सकता है। ऐसे फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में 2 स्ट्रेस होता है, एक होता है मतलब उसको टेंसाइल हो गया है, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेस हो जाना, ठीक ना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। ये पोजीशन अपना कैसे है, स्ट्रेच वाला पोजीशन है। इस एफ को हम लोग बोल सकते हैं कि एम जी, एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम जी, चाहे स्मॉल एम जी बोलो चाहे कैपिटल एम जी बोलो। मैं यहाँ पे कैपिटल एम जी ही बोल देता हूँ क्योंकि अपने को बाबा कैपिटल एम लिखना ज़्यादा सही पड़ेगा, एम जी ऐसे। तो ये कोई दोस्तों वायर है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कोई सिलेंडर है, मान चलो कोई वायर है, और इस वायर की जो डायमीटर यहाँ पे तो लग रहा है कोई डायमीटर है, लेकिन डायमीटर बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू इसके लेंथ के। हमने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स जो लगाया है उस फोर्स के एलॉन्ग यानी फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ है। पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ जो ये एल है ना, इस एल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिनल लेंथ, ORIGINAL, ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे। और ये जो डेल्टा एल आया है इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। तो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ। कब हुआ, जब हमने फोर्स एफ अप्लाई किया तब।
तो ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका सिंबल है वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई रेशियो है किसका रेशियो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। वाई रेशियो है किसका रेशियो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक ना। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो है, लेकिन कौन सा फोर्स रहेगा, वो जिधर चेंज इन लेंथ हुआ है उधर की डायरेक्शन में फोर्स हम उधर लगाए हैं, फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया है, तभी चेंज इन लेंथ इधर हुआ है। तो y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ पे कितना है, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक ना। तो y इक्वल टू दोस्तों यहाँ से हो जाएगा f अपॉन ए और नीचे वाला सबसे ऊपर l अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल में कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ मैं, डेल्टा एल ये हो गया। तो यहाँ से वो फॉर्मूला बना y इक्वल टू, अच्छा f की जगह पे मैं mg भी लिख सकता हूँ, mgl अपॉन एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये दोस्तों फार्मूला बन गया है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो फार्मूला दोस्तों आपको याद करना है, याद वैसे ही हो जाएगा, बस ये आपको चीज़ें केवल समझ में आए। और ये समझ में आया है आपको इस डिफिनीशन से, और डिफिनीशन कितना इजी है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा तो यंग मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन रहेगा तो बल्क मॉडुलस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन रहेगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कितना इजी है, तीनों डिफिनीशन में फिर से रिपीट कर दिया, सोचो कितना इजी है ना। ये आ गया, ये दोस्तों क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया, और ये इसका ये फिगर हो गया। अब यहाँ से y के बारे में हम लोग इसका यूनिट, इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो यूनिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे y का यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो y इक्वल टू फार्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन पता है दोस्तों आपको, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दोस्तों ये क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कौन, स्ट्रेन। और स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन तो आप देखोगे ML/T-2, ये तो किसका हुआ, फोर्स का, और एरिया का L2, एक L से कट जाएगा तो ML-1T-2, ये आपका डायमेंशन हो गया। एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं भाई L2 आपको, चलो L2 दिख रहा है, बढ़िया है। तो ML-1T-2 ये क्या है, डायमेंशन है, और किसका डायमेंशन है, ये y का। दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन आपको याद रखने के लिए, यूनिट याद रखने के लिए इतना जानो, जो हमने E आपको बताया है, E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये तीनों जब मॉडुलस ऑफ, मतलब तीनों जो हुए आपके, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों का यूनिट सेम, तीनों का डायमेंशन सेम, और तीनों दोस्तों कैसी क्वांटिटी हैं, तो तीनों आपकी टेंसर क्वांटिटी हैं, ठीक ना। क्वांटिटी जल्दी आपसे पूछा नहीं जाता है, बाकी जानते रहे टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर वाली क्वांटिटी आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा। यूनिट हो गया। अब दो मेन बातें यहाँ पे आपको, क्या मेन बातें, पहली मेन बात ये दोस्तों जो y होता है, ये y कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस।
सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होती हैं और इन तीनों स्टेट में y इज डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड। ठीक है, y यानी बोले तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, y इज डिफाइंड फॉर only solid, not for liquid and gas, लिक्विड एंड गैस के लिए ये डिफाइंड नहीं है, ओनली डिफाइंड है किसके लिए, सॉलिड के लिए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली एंड ओनली सॉलिड के लिए डिफाइंड है। ठीक ना दोस्तों, कोई सॉलिड चीज़ है उस पर आप फोर्स लगाओगे, उसमें सॉलिड में ही लेंथ मिलेगा, आपको लिक्विड और गैस में कोई लेंथ नहीं मिलता है। ठीक ना, उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे कि हाँ लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, पहली चीज़ हो गया वाई का, और वाई का यूनिट डायमेंशन सब तो हो ही गया है। और वाई का एक और वाई का प्रॉपर्टी याद रखेंगे, जो वाई होता है, वाई इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वाई इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, कौन, वाई। ठीक ना, तो दोस्तों बस वाई के बारे में इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़, आप वाई की डिफिनीसन कहाँ से याद रखोगे, यहाँ से अगर ये चीज़ आपको याद रहेगा तो आपको डिफिनीसन याद रहेगा, और ये चीज़ अगर याद है तो बहुत सारी चीज़ें आपको, जितना मैंने वाई के बारे में बताया है मैक्सिमम चीज़ें याद रहेगा। यहाँ से डिफिनीसन, यहाँ से यूनिट, यहाँ से डायमेंशन, और यहाँ से लगभग आपको फार्मूला याद हो जाएगा। 4 चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी। बाकी 2 चीज़ें बची है, आप इसको थोड़ा मन ध्यान में रखिए। बाकी ये फिगर तो ईजी है। ठीक ना, चलो अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक अपने को प्रूफ करने को आ जाता है। और अपने को जब मैं प्रूफ जब तक नहीं कराऊंगा, अब से कैसे ओरली आपसे पूछूं कि एक रबर का वायर है और एक स्टील का वायर है, दोनों में, रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो अपने को तुरंत माइंड में आएगा कि सर हाँ रबर है ना, रबर को हमने स्ट्रेच कैसे किया, उसको छोड़ देते तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। स्प्रिंग नहीं आता है, हाँ रबर है। आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, लेकिन अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे, वहाँ पे आपको लगेगा अरे यार तो गजब उल्टा हो रहा है, उल्टा कैसे हो रहा है, सीधा कैसे होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक ना, इसको भाई इरेज कर दें हम लोग। इरेज करके दोस्तों हम लोग समझते हैं कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक ना, 1 नंबर का मतलब 1 नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपको प्रूफ करने को। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, उसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो भाई। ठीक है, अब अपने को प्रूफ करना है वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक ना, चलो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, और ये फार्मूला अपने को याद रहेगा तो वहाँ से अपने आप सेट हो जाएगा। चलो वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। जो स्टील है वह मोर इलास्टिक है देन रबर के, वह कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों हम लोग 2 वायर लेते हैं, ये वायर मैंने ले लिया, ये देखो ये वायर, इसका एक यहाँ पे एंड फिक्स है और ये वाला एंड यहाँ पे हो गया, ऐसे ये कोई वायर है यहाँ से यहाँ तक, और ये वायर मान लेता हूँ मैं स्टील का है तो LS लिख देता हूँ। ठीक है, और ये दूसरा वायर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये वायर है अपना रबर का। ये वायर दोस्तों किसका है, रबर, ये LR लिख दिया ना, LR। दोनों की लेंथ दोस्तों हमने सेम लिया हुआ है। अब ज़रा मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केवल मुस्कुराते हुए कॉमन सेंस लगाना। यहाँ पे कॉमन सेंस आपको लगा कि ये बताना है कि अगर हम लोग दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करें, इस पर फोर्स हमने अप्लाई किया F और इस पर भी हमने सेम फोर्स अप्लाई किया F, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी, किसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी, तुरंत आपका माइंड काम कर रहा होगा कि स्टील पे ना, स्टील काम कर रहा है, मुंह तोड़ देंगे यहीं से। स्टील काम नहीं करेगा किस पे, रबर पे, कि रबर का जो है लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
तो रबर का मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा देता हूँ। और इंक्रीज जो हुआ है, अब जो कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल आर। अच्छा, ये स्टील है, स्टील में कम इंक्रीमेंट होगा, कम इंक्रीज होगा, उसको हमने क्या लिखा, डेल्टा एल एस लिखा। ठीक, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ, हमने फोर्स दोनों पे सेम अप्लाई किया। अब इनका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज़्यादा है वही अपने को देखना है। तो पहले मैं फॉर रबर की बात करता हूँ, फॉर रबर, फॉर रबर। तो रबर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, रबर तो वाई आर लिखेंगे, वो भाई मैंने फार्मूला लिखा था वाई का MgL, वाई का फार्मूला अगर इसे नहीं, अगर दोस्तों आपको याद आ रहा है तो वाई का फार्मूला ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसे भी कह सकते हो। तो मैं वही कर देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आर अपॉन डेल एल आर। तो ये एल आर चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये एफ अपॉन ए इंटू एल आर अपॉन डेल्टा एल आर। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, फॉर स्टील के लिए क्या हो जाएगा, वाई एस इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। तो ये लाइन क्या बन जाएगी आपकी, एफ अपॉन ए इंटू एल एस अपॉन डेल्टा एल एस। दोनों को डिवाइड कर दो, ये मान लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई आर अपॉन वाई एस इक्वल टू, तो वाई आर की वैल्यू क्या है, एफ अपॉन ए इंटू एल आर अपॉन डेल्टा एल आर। इंटू करूँगा तो उल्टा करूँगा, उल्टे में जाएगा ए ऊपर, ए इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एफ इंटू एल एस। ए बेचारा, एफ बेचारे बर्बाद हो गए, ठीक ना। और हमने ये मान लिया हुआ है, लेट मान लिया, क्या माना है हमने कि एल एस और एल आर सेम लेंथ की हैं, लेट एल एस इक्वल टू एल आर। अगर हमने ये मान लिया है तो एल एस ये देखो मैंने किसको काट दिया, डेल्टा एल एस को नहीं, एल एस अपनी सेम है, तो ये डेल्टा क्या था, डेल्टा एल एस था ना, तो एल एस और एल आर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, वाई आर अपान वाई एस, वाई आर अपान वाई एस इक्वल टू क्या बचा आपका, डेल्टा एल एस अपान डेल्टा एल आर। अब बताओ दोस्तों, इसमें से डेल्टा एल एस और डेल्टा एल आर में किस में ज़्यादा हुआ है, आप देख लो डेल्टा एल आर ज़्यादा हुआ है। सिंस डेल्टा एल आर इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, तो डेल्टा एल आर के सामने कौन है, वाई एस। अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो ये कम होगा। तो सही सेम चीज़ वही लगाओ, अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, ये कम है तो ये कम होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वाई एस इज़ ग्रेटर देन वाई आर। ये प्रूफ हो गया दोस्तों। अगर आपको प्रूफ कहा जाए, देखो प्रूफ किया गया था ना, या तो डायरेक्ट पूछा गया था, प्रूफ अगर करके दिखाना हो, प्रूफ वाई स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, तो आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना। ऐसे आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। एक तो ऐसे प्रूफ करके दिखाना हो गया, और वैसे ओरली अगर आपको जवाब देना है, ओरली कैसे जवाब दोगे, बताओगे तो भाई देखो, जो इलास्टिसिटी दोस्तों होता है, जो अपना इलास्टिसिटी है वह इलास्टिसिटी का है। इलास्टिसिटी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, वो जितना अपोज कर रहा है अपने चेंज होने का, जितना अपोज करेगा अपने चेंज होने का, वही क्या है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। या तो फिर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके हटा लो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा लो, जो अपने ओरिजिनल शेप में जितने अच्छे तरीके से आ जाए, जितने बढ़िया तरीके से आ जाए, वही प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी है। तो अब बताओ, ये रबर स्टील है और ये रबर है, स्टील और रबर पर अगर आप सेम फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे जो रबर है वो जल्दी खिंच जाता है, जबकि स्टील अपने पोजीशन में चेंज होने का ज़्यादा अपोज करता है। जो ज़्यादा अपोज करता है इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और ये कम अपोज करता है इसका मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम है।
बात समझ में आ गया ना। ओरली ऐसे जवाब दे सकते हो और प्रूफ करके दिखाना हो तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा जो स्टील है वह स्टील मोर इलास्टिक है देन रबर के। कैसे, वो बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। चलो भाई, तो ये दोस्तों अपना यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हम लोग आ जाते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, ठीक ना। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद अब किस पे आते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सब इरेज करते भाई, चलो इरेज करते हैं। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। अब हम लोग क्या डालेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बढ़िया तरीके से समझेंगे, सब एकदम एक ही जैसा है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्यारी सी हेडिंग है, BUL के बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भैया हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BRK, कहीं कहीं पर B से, कहीं कहीं पे बड़का K से, ठीक ना। अपने ऊपर है, जहाँ मन कहे B से लिख दो, जहाँ मन कहे K से लिख दो। हम लोग दोस्तों ज़्यादातर लिखेंगे B से, क्योंकि B फॉर बल्क, ठीक ना, चलेगा। बाकी K से भी लिखा जाता है। तो डिफिनीशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो बात समझ में आ गया ना। चलो अब तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ दोस्तों ये, अच्छा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दोस्तों होता है, ये आपका सॉलिड के लिए नहीं होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है, लिक्विड और गैस के लिए होता है। सॉलिड के लिए हो सकता है, फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए होता है, सही, तीनों के लिए। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों के लिए है। जबकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये केवल सॉलिड के लिए है, ये केवल सॉलिड के लिए है। और ईटा पढ़ेंगे वो भी केवल सॉलिड के लिए है। जबकि जो अपना बी है वह भी तीनों के लिए है, सॉलिड के लिए भी है और लिक्विड के लिए भी है और गैस के लिए, तीनों के लिए है। मतलब बी इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेयर एज वाई एंड ईटा आर डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड, ठीक। ये दोस्तों हमने क्या ले लिया, कोई सॉलिड ले लिया और सॉलिड कुछ ऐसा लिया है, ये है सॉलिड, और अभी इसका वॉल्यूम है V, ठीक ना, V वॉल्यूम है। अब इस पर क्या किया गया, नॉर्मल स्ट्रेस लगाया गया। नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ याद आ रहा है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं याद आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं कसम से। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कौन सा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे थे। ये देखो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, ये हमने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, ये हमने फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई किया, ये हमने फोर्स जो अप्लाई किया परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो सारे परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो मैं फोर्स ना लेकर क्या लिख दूँ, प्रेशर, लो भाई प्रेशर हो गया। जब किसी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जो भी वॉल्यूम होता है वह वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा। तो अब इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया। अब बॉडी का वॉल्यूम देखो, ये मान चलो ये वाला, ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो गई। तो पहले ये वॉल्यूम V था, अब कितना चेंज हुआ, डेल्टा V कम हो गया। तो इस वाले बॉडी का वॉल्यूम बचा कितना, तो इस वाले बॉडी का वॉल्यूम बचेगा V माइनस डेल्टा V, ठीक। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है BRK। तो B इक्वल टू हो जाएगा, क्या लिख दे फार्मूला हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लिख सकते हैं P, और वॉल्यूम स्ट्रेन की जगह पे माइनस डेल्टा V अपॉन V। अब आप सोचोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये माइनस कहाँ से बीच में टपक गया।
दोस्तों माइनस यहाँ पे टपका नहीं है, माइनस यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, जो माइनस है निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रेशर क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या, प्रेशर की इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अच्छा, इस लाइन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, B इक्वल टू माइनस पी वी अपान डेल्टा वी, B इक्वल टू माइनस पी वी अपान डेल्टा वी। ठीक ना, ये फार्मूला बन गया। और इस B को क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, P को क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलो चाहे प्रेशर बोलो, V को वॉल्यूम बोलते हैं या ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक ना, चेंज इन वॉल्यूम। अब दोस्तों यहाँ से इस B का यूनिट डायमेंशन देखेंगे, B का हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। तो B का यूनिट, जो B का यूनिट होगा वह यूनिट क्या होगा भैया, B का यूनिट देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज ओरिजिनल वॉल्यूम अपान चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम स्ट्रेन इन स्ट्रेन वर्ड जहाँ भी आए उसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, जहाँ भी स्ट्रेन वर्ड आए उसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, बचा केवल क्या आपका स्ट्रेस। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब की बार डायमेंशन डाल लिख दे क्या, ML-1 T-2, ये डायमेंशन हो गया। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी में आता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ से ये तो फार्मूला हो गया, डिफिनीशन, फार्मूले के बाद यूनिट, डायमेंशन। अब दो नोट पॉइंट दोस्तों। पहला नोट पॉइंट ये है कि जो B है वह तीनों के लिए डिफाइंड है। B इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो B है वह सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों के लिए डिफाइंड है। अब दोस्तों तीनों के लिए डिफाइंड है, तो B किसके लिए ज़्यादा होता है, किसके लिए कम होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक नंबर में छपने वाला क्वेश्चन है ये कि जो B है वह किसके लिए ज़्यादा होता है, किसके लिए कम होता है। अब दोस्तों बताओ ज़रा, कोई सॉलिड है, उस सॉलिड के क्या आप वॉल्यूम को जल्दी मतलब चेंज कर सकते हो आसानी से? नहीं। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा तो B कम। तो चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा किस में होगा, गैस में, जिसमें गैस में चेंज वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और चेंज वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे B कम होगा। और सॉलिड में चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, सॉलिड में चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे B क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो B जो है ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ B सॉलिड सबसे ज़्यादा, उसके बाद B लिक्विड होगा, तब जाके क्या होगा, B गैस होगा। तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड का, और सबसे कम गैस का। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातों में मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई, यहाँ तक बातें हो गई। अब मैं आ जाता हूँ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है भाई, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एकदम इजी सा टॉपिक है, और इसको तो आप लोग को मैंने लिखा हुआ है ताकि ये याद रहे, और ये याद रहेगा भी। ठीक ना, कुछ चीज़ें होती ना जो आप वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको आप भी अलग तरीके से कहीं लिख लिया करो ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। कंप्रेसिबिलिटी, यहीं से काम चलाएगा ताकि वहाँ तक में हो जाए। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल दोस्तों होता है बीटा। क्या होता है इसका सिंबल, बीटा। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल क्या है, बीटा। तो बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसका डायरेक्ट मैं सिंबल लिख देता हूँ B, 1/B।
बीटा इक्वल टू 1/b, या तो फिर आप लिखो इससे लिखो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/वर्ग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार बढ़िया से वर्ड लिख करके तब जाके बात लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। बीटा इक्वल टू 1/b, बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/b हो गया। अब इस बीटा का जो यूनिट होगा, बीटा का जो यूनिट होगा वह बी के यूनिट के उल्टा होगा, और बी का यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। डायमेंशन जो उसका डायमेंशन था उसका उल्टा हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा m-1 L1 मत लिखो T2 हो जाएगा, T2 ये डायमेंशन हो गया, ठीक। अच्छा, जिस तरीके से B इज डिफाइंड फॉर सॉइल लिक्विड एंड गैस, तो बीटा भी डिफाइंड फॉर सॉइल लिक्विड एंड गैस, ठीक ना। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये उल्टा हो जाएगा। अब बीटा अगर बी सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा है तो बीटा क्या होगा, बीटा गैस के लिए सबसे ज़्यादा होगा, बीटा गैस ग्रेटर देन सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा लिक्विड, और सबसे कम किसका होगा बीटा सॉलिड होगा, ठीक ना। बस भाई ये कंप्रेसिबिलिटी हो गया। कंप्रेसिबिलिटी बस इतना जानो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसका होता है सॉइल लिक्विड और गैस पे, तो क्या बताओगे गैस का। किसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, तो क्या बताओगे सॉलिड का, ठीक है। चले भाई अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं किस पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर, ठीक ना। इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करते हैं। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। भाई हम लोग तीसरा अपना प्यारा सा अपने आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर। तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है अपना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सही है ना। तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सही है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब दोस्तों जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसका सिंबल होता है ये, और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको पता है जानते हो, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं ईटा, ये सिंबल है। अब ईटा की डिफिनीशन तो आप ऐसे लिख दोगे, क्या लिखोगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिनोटेड बाई ईटा, इट इज डिनोटेड बाई ईटा। अब जैसे दोनों में फिगर हुआ, इसका फिगर देखो, इसका दोस्तों फिगर जो होता है या तो केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, और सॉलिड में हम यहाँ पे बना रहे हैं क्यूब। जरा इस क्यूब को बढ़िया तरीके से देखो समझो, फिगर में ही सब कुछ है। ये देखो मैं इसे क्यूब बना दूँ ना, ये क्यूब बन रहा है मेरा, क्यूब बन रहा है, क्यूबाइड बन रहा है, चलो जो भी बने क्यूबाइड क्यूब, ठीक। और इसको ये यहाँ से, इसको ये यहाँ से, इसको ये यहाँ से, इसको ये यहाँ से। ये दोस्तों आपके बाएं हाथ का खेल है, इसको आप जमाने से बनाते चले आए हो, इसमें कोई नया करामात हमने नहीं किया है, ठीक ना। अब दोस्तों इसके यहाँ पे बहुत सारे फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। तो हमने क्या किया है, इसके अपर फेस पर एक हमने फोर्स लगाया है, और फोर्स हमने कुछ इस तरीके से लगाया है, मतलब इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया है। जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया के पैरेलल हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। इसके पैरेलल हमने फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस पर फोर्स लगे और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग जाए, वही फोर्स क्या कहलाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये जो दोस्तों नीचे का जो सरफेस है, ये सरफेस को हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, फिक्स्ड फेस, और इस फेस पर हमने फोर्स लगाया, और इस फेस को हमने क्या रखा, फिक्स रखा। जब दोस्तों हम लोग फेस को फिक्स रखेंगे इस पर, और इसको हम लोग फोर्स लगाया,
फोर्स लगाने से क्या होगा, जो ये चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे चलाएगा, और ये जो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चलाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे चलाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे है मान लो ये यहाँ पे चलाया। ठीक, अब जो जहाँ जहाँ पे चला गया उसी को मिला करके हम लोग लाइन ड्रा कर ले। देखो यहाँ पे ये पहुँच आया है, और ये चीज़ यहाँ पे चला आया है। ठीक, और ये चीज़ यहाँ पे है, इसको मिला दो ऐसे। अब देखो ये फेस आपका, जो ये वाला फेस था, ये वाला फेस जो है, और या तो फिर ये वाला समझो, ये वाला फेस है, इसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आपको देखना है। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ये मिलाऊँगा, ये वाला, और इसको मैं यहाँ से मिला दूँगा, ये वाला। अब देख लो दोस्तों, ये वाला जो फेस था, ये वाला फेस थोड़ा सा क्या हुआ है, सीयर्ड हो गया है, थोड़ा सा क्या हुआ, सीयर्ड हो गया है। अच्छा, इस पर देख लो, ये वाला फेस है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, ये वाला, और इसको आप यहाँ से यहाँ मिला दो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सबने यहाँ से इसको यहाँ चाहे, यहाँ पे इसको ये मिला दो। ठीक ना, मतलब ये वाला जो फेस था, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस भी क्या हो गया, कुछ सीयर्ड हो गया है। ठीक ना, ये फेस भी क्या हो गया, कुछ सीयर्ड हो गया है। ठीक है, सही बनाया हमने। ठीक, ये वाला फिगर ध्यान से भाई इसको समझो, ध्यान से अगर ये फिगर समझ में आया है तभी आप इसको बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। हमने क्या बताया, इस वाले फेस को हमने क्या रखा, फिक्स रखा हुआ है, सॉरी फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये फेस को हमने क्या रखा, फिक्स रखा। जब वो यहाँ पे रखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे चलाया, ये चीज़ यहाँ पे चलाया, ये वाला पोर्सन यहाँ पे चलाया, ये वाला पोर्सन यहाँ पे चलाया। अब सबको मिला दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थीटा एंगल से ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये भी थीटा एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा से, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस का वही फॉर्म, एक बार मैं लिखूँ फार्मूला पहले, नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, टेंजेंशियल, नॉर्मल स्ट्रेस तो वैल्यूम वाले में, ठीक ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन क्या लिख दिए, शियरिंग स्ट्रेन। ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन यहाँ पे क्या है, थीटा हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए थीटा, ये फार्मूला आ गया है। तो तीन फार्मूले हो गए। पहले वाले का फार्मूला क्या था, वाई इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। दूसरे का फार्मूला था बी इक्वल टू माइनस में पी वी अपॉन डेल्टा वी। और तीसरे का फार्मूला ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। अगर दोस्तों ऐसे याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो तीनों का केवल आप डेफिनेशन याद करो, आप फार्मूले अपने आप निकाल लोगे। सोचो, डेफिनेशन से फार्मूले निकाल ले रहे हो, क्या बात है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ माथा पच्ची नहीं करने की जरूरत है। ठीक, तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ अपॉन ए थीटा। यहाँ से अगर आप यूनिट देखोगे दोस्तों, आपको यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको डायमेंशन क्या मिलेगा, आपको डायमेंशन मिलेगा वही ml-1 t-2 मिलेगा। ठीक है, और जो है ईटा इज डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड के लिए ही केवल ये क्या है, डिफाइंड है। ठीक ना, इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है। ठीक ना, चलिए भाई, अब दोस्तों यहाँ से इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक ना, पॉइजन रेशियो देख लेते हैं, पॉइजन रेशियो क्या है। ठीक, और ये भी ध्यान देना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना जाए, 1 घंटे के अंदर तक रहेगी, आपके लिए पर्याप्त है। 1 घंटे तक आप बढ़िया तरीके से देख लेते हो। 1 घंटे के ऊपर होता है ना, तो आपको नानी याद आने लगती है। चले भाई, इरेज कर दें, क्या कर दें, चलो। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, बताएं हम क्या करें। चलो भाई, अपने को देखना दोस्तों पॉइजन रेशियो, POISSONS पॉइसन्स रेशियो, RATIO रेशियो। समझो भाई जरा, बहुत प्यारा सा ये है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना दोस्तों। इसको समझने के लिए अपने को स्ट्रेन तो हमने 3 टाइप का तो स्ट्रेन नाम सुना, कौन कौन सा हमने 3 टाइप का नाम सुना। देखो दोस्तों, मैं चीज़ों को आगे पढ़ाने से ज़्यादा पीछे वाले चीज़ों को जितना पढ़ा दिया हूँ उसको रिकैप करने में ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और उसको मैं बार बार आपको रिवाइज करता रहता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा हुआ है वो काफ़ी चीज़ें आपको बार बार सुनते सुनते याद हो जा रही है। हमने दोस्तों जो स्ट्रेन पढ़ा वह कितने टाइप का पढ़ा, 3 टाइप का पढ़ा। कौन कौन सा हमने नाम पढ़ा, पहला हमने देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा हमने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेन, और तीसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेन। नाम क्यों ले रहा हूँ, बाकी इस पर शॉर्टकट मत आओ, ऐसा कोई शॉर्टकट लिखा नहीं जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अब दोस्तों ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ एक और यहाँ पे मिलेगा नाम आपको, लेटरल स्ट्रेन। इस पॉइजन रेशियो में आपको एक और मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन। अब ये लेटरल स्ट्रेन क्या है वही आपको बढ़िया तरीके से समझना है, तब जाके पॉइजन रेशियो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये कोई वायर है, ये हम जो फिगर बना रहे हैं ये वायर है, और इस वायर का 1 एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, और सेकेंड एंड आपका यहाँ पे है, ठीक ना, ये आपका सेकेंड एंड है, और सेकेंड एंड दोस्तों यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, ये देखो हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स दोस्तों अप्लाई करने से अगर फोर्स अप्लाई करने से फोर्स के डायरेक्शन में ही लेंथ में इंक्रीमेंट हो, लेंथ इंक्रीज हो, फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, जान गए हो, पता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान चलो कि इसको ये है तो इसको मैं डेल्टा एल लिख दे रहा हूँ, डेल्टा एल, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एल है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स के डायरेक्शन में जो लेंथ में इंक्रीज होता है, जो लेंथ में इंक्रीजेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जबकि दोस्तों फोर्स इधर अप्लाई किया गया है, फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंजेस हो, अगर फोर्स के डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फोर्स के परपेंडिकुलर चेंजेस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक ना। फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स के परपेंडिकुलर अगर चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है तो इसका जो डायमीटर दोस्तों, जो पहले डायमीटर क्या था, डी था, जो पहले डायमीटर डी था, अब इधर फोर्स अप्लाई करने से इसका डायमीटर कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक ना। अब डायमीटर देखो, ये नया डायमीटर जो बनेगा दोस्तों, ये यहाँ से जो नया डायमीटर आएगा, उस नए डायमीटर जो बनेगा, अब आपको पता चल गया कि कुछ चेंज हुआ है। अब जो नया डायमीटर बनेगा इसका डायमीटर क्या होगा, डी माइनस डेल्टा डी। क्या होगा, डी माइनस डेल्टा डी। आपको दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे, डी माइनस डेल्टा डी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी माइनस डेल्टा डी। मतलब डेल्टा पहले डी था, डेल्टा डी कम हो गया, तो कितना बचा, डी माइनस डेल्टा डी। तो ये जो चेंजेस हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन, और ये जो चेंजेस हुआ है इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज हो, ऐसे याद रखना, द चेंजेस या द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि एक होता है आपका लेटरल स्ट्रेन और एक है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन रेशियो है, और पॉइजन रेशियो का जो सिंबल दोस्तों होता है वो सिंबल होता है सिग्मा। सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। जो सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक बार मैं इसको वर्ड में लिख दूं,
सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू द लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बताओ जरा, लेटरल स्ट्रेन बता नहीं पाओगे? लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा डी चेंज हुआ है, ओरिजिनल कितना था डी, ये डी क्या है? ओरिजिनल, चेंज कितना हुआ? डेल्टा डी, तो चेंज इन डायमीटर अपान ओरिजिनल डायमीटर, ऐसे बोल सकते हो। चेंज इन डायमीटर अपान ओरिजिनल डायमीटर अपान चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया। इसी को दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी अपान डी इंटू एल अपान डेल्टा एल, ठीक ना। ये तो फार्मूला बन गया एक। और एक फार्मूला क्या बना दे? एक फार्मूला दोस्तों मैं ये भी बना सकता हूँ कि क्या, कि ये फार्मूला मैं आपको ये भी बना सकता हूँ कि जो आपका डायमीटर होता है वह रेडियस का हाफ होता है। तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, सिंस है डायमीटर इक्वल टू 2r, ठीक ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा आर अपान आर इंटू एल अपान डेल्टा एल, ये फार्मूला बन गया, ठीक ना। इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप लोग देख करके तुरंत क्या करोगे? उड़ा दोगे, ठीक ना। बुक में भाई यही फार्मूले को देखो ऐसे लिखता है, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा आर अपान डेल्टा एल इंटू एल अपान आर, ऐसे लिखता है। बात वही है ना। चलिए भाई, तो ये दोस्तों आपका होगा क्या? पॉइजन रेशियो, ठीक ना। अब दोस्तों पॉइजन रेशियो के बाद अपना एक टॉपिक और बचता है, और उस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में निपटा दूँ क्या? देख लो जरा टाइमिंग क्या हुआ है। अगर टाइमिंग ठीक ठाक है तो इसी वीडियो में मैं इसको निपटा ही देता हूँ, ठीक ना। टाइमिंग 46। चलो यार, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक ना। आपको अगर 1.5 घंटे तक की वीडियो मिल जाती है तभी कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है आपके लिए, ठीक है। चलो भाई, तो उसको भी मैं इसी बहाने में इसी में मैं निपटा देता हूँ, ठीक ना। तो दोस्तों अपना ये लास्ट टॉपिक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर आर स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग है या कोई स्ट्रेच्ड वायर है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी बात करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। दोस्तों कोई भी स्प्रिंग हो या कोई भी वायर हो, कोई भी स्प्रिंग हो या कोई भी वायर हो, उस वायर को स्ट्रेच करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है ना। अच्छा, वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो स्प्रिंग हो, जो वायर हो, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उस मॉलिक्यूलों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हमें स्प्रिंग को खींचने में क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो उनके अपोज में जाकर के हमें वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क को करने से, यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से या स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए अपने को जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क से स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों इसके जो फार्मूले निकल के आएंगे वो कई फार्मूले हैं, अलग अलग वैरायटी के फार्मूले निकल के आते हैं। उस फार्मूले को थोड़ा याद भी रखना है, और आपको डेरिवेशन इसका आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन प्लस इस पे न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो डेरिवेशन प्लस इस पे न्यूमेरिकल, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बढ़िया तरीके से समझेंगे तो आपको डेरिवेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो अब इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन पे आते हैं भाई। तो हम लोग कोई वायर यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हमने वायर जो लिया है, इस वायर का एक एंड यहाँ पे क्या है? फिक्स है। वायर का एक एंड यहाँ पे फिक्स है, और दूसरे एंड पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये दूसरा एंड है, और दूसरे एंड पे दोस्तों हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स हम अप्लाई कर दिए। जब दूसरे एंड पे दोस्तों हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वाले एंड की जो लेंथ है, मतलब ये जो पूरे वायर की जो लेंथ है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज हुई है उसको दोस्तों हमने मान लिया हुआ है कि लेंथ जो इंक्रीज हुआ है वह स्मॉल एक्स हुआ है। कितना हुआ है? स्मॉल एक्स। तो इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी,
इस वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, और अप्लाइड फोर्स से जो लेंथ इंक्रीज हुआ है वह कितना हुआ है, x हुआ है। ठीक, x हुआ है। तब इस वायर के अंदर कौन सा इलास्टिसिटी होगा? 3 टाइप्स का इलास्टिसिटी होता है। एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा होगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। पहली बात तो डिफिनीशन क्लियर हो गया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि हम लोग को क्या करते हैं, जब इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। उसी वर्क से इस इलास्टिक या इस स्प्रिंग के अंदर या इस वायर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर एनर्जी क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं। सीधा फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद डायरेक्ट अपने को लिखना y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है? x, ओरिजिनल लेंथ कितना है? L, तो x अपॉन L। ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों अपने को एक लाइन में और इसको करूँ, F इक्वल टू y इक्वल टू F अपॉन A इंटू L अपॉन x। सही है ना भाई? L अपॉन x अपॉन L लिखेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, L अपॉन x। सही है। हमें दोस्तों यहाँ से फोर्स निकालना है। फोर्स को बोलेंगे F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा YAX अपॉन L। ये फोर्स आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि पहले हमने जब वायर को स्ट्रेच किया, फोर्स F लगाया, F फोर्स लगाने से उसके अंदर जो स्ट्रेच हुआ है, जो लेंथ इंक्रीज हुआ है, वह बहुत कम इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? छोटा सा। x हमने बड़ा मान लिया है, इस बड़े से का छोटा क्या हो जाएगा? dx। इतना इंक्रीज हुआ है। जब छोटा सा बहुत कम इंक्रीमेंट होगा, बहुत कम इंक्रीजेस होगा, तो उसके लिए जो वर्क होगा वेरी स्मॉल वर्क डन होगा, और स्मॉल वर्क डन का सिंबल क्या हो जाता है? dw हो जाता है। स्मॉल वर्क डन का सिंबल dw। तो वर्क डन, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार मैं लिख दूँ, फोर्स स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। तो dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ। ठीक है, FDS लगा सकते हैं। dw इक्वल टू f की जगह पे YAX अपॉन L इंटू dx। ये हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो छोटा सा वर्क मिला। अब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? इस वायर को कुछ ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है? पहले यहाँ से कुछ x तक, ठीक ना, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो स्ट्रेच कितना हुआ है? 0। और यहाँ से कितना स्ट्रेच कर रहे हैं? मान लो कि L। ठीक ना, मतलब यहाँ पे भी क्या है? कितना स्ट्रेच हुआ है? 0। अभी यहाँ पे कुछ स्ट्रेच ही नहीं हुआ है। 0 से L तक हम लोग क्या करें? इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक ना, खींच रहे हैं। तो इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। ठीक ना, ऐसे करो। हम लोग क्या किए हैं कि, या फिर ऐसे देखो, x इक्वल टू 0 टू, सही है ना भाई? मैं लिख रहा हूँ जो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L, सही तो है यार। ठीक ना, हम लोग 0 से L तक क्या करें? इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। जब स्ट्रेच करेंगे तो अपना ये जो वर्क हो जाएगा, अब ज़्यादा वर्क हो जाएगा, dw। बड़ी dw क्या है? छोटा सा स्मॉल वर्क डन। अब क्या हो जाएगा? ज़्यादा वर्क डन, dw का w इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कर दो, या दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल सी बात है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन आप dw इक्वल टू इंटीग्रेशन YAX अपॉन L इंटू dx। ठीक,
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू वाई ए अपान एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू एल, 0 टू एल। तो डब्ल्यू इक्वल टू वाई ए अपान एल और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 और लिमिट क्या है 0 टू एल। डब्ल्यू इक्वल टू वाई ए अपान 2L अपर लिमिट यानी एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 को हमने बाहर कर लिया, तो वाई ए अपान 2 ये वाला 2 बाहर कर लिया, 2L एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट। तो डब्ल्यू इक्वल टू ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 वाई ए अपान एल इंटू एल स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान समझना। 1/2 वाई, वाई बोले तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। देखो एल 2 बार है ना, एक बार यूज हो चुका है और एक तो हम लोग एक हम वॉल्यूम बनाने में यूज कर लेंगे। तो वॉल्यूम बनाने के लिए अपने क्या चाहिए ए इंटू एल। अच्छा वाई स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, वाई क्या है यंग मॉडुलस और स्मॉल एल अपान वाई अपना क्या है यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये स्मॉल एल अपान कैपिटल एल क्या है स्ट्रेन है। हमें क्या चाहिए स्ट्रेस, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ई इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। और ई की जगह पे मान लो यहाँ पे क्या है अपना वाई है, ठीक ना। तो वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो वाई स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस है इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। तो वाई इंटू स्ट्रेन 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन। तो वाई इंटू स्ट्रेन जगह मैं स्ट्रेस भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम बन गया है। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेस वर्ड भी लगाना है, तो स्ट्रेस वर्ड अपना कैसे लग जाएगा भाई स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। चलो ये भी हो जाएगा सेट स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। देखो जरा ये फार्मूला इस वाले फार्मूले से कैसे सेट हुआ है 1/2 ये 1/2 ये 1/2 ये वाला वाई ये वाला वाई। एल 2 बार है, देखो एल 1 बार एल 2 बार 3 बार हो गया ना एल अपना। तो चलो भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ जो गड़बड़ हो रहा है दोस्तों क्या गड़बड़ हो रहा है एल अपना वॉल्यूम का फार्मूला ए इंटू एल ये वाला एल रहेगा। चलो ठीक, एल 2 बार है, एक 2 बार हो गया, एल 1 बार है यहाँ पे 1 बार 2 बार। तो अगर 2 बार आया है तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो एक ये कट जाएगा ना, मतलब सेम हो जाएगा। एल अगर कट गया तो एक ही बार बचा, ठीक है। वाई हो गया, इस एल 2 बार हो गया, सही है ठीक है। हमने दोस्तों क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है एल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया मल्टीप्लाई किया है। एल से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ठीक ना। हमने क्या किया एल से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तो एक मल्टीप्लाई ये वाला एक मल्टीप्लाई ये वाला, ठीक ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 वाई इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। तो हम लोग क्या बोलेंगे वाई इंटू स्मॉल अपान कैपिटल को बोलेंगे पूरा हम लोग स्ट्रेस 1/2 इंटू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे हुआ देख लो, फार्मूला वाई का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई इंटू स्ट्रेन। तो वाई और स्ट्रेन का मतलब क्या समझोगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है एल अपान ओरिजिनल लेंथ क्या है एल। तो वाई इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल जगह मैं क्या कर सकता हूँ स्ट्रेस इंटू ये क्या है अपना स्ट्रेन है स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से आपका फार्मूला बनना चालू, ठीक ना। अब ये चीज़ मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, जो चीज़ मैंने इरेज किया ताकि वो चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया रहे। क्या लिख दूँ यहाँ पे समझो क्या लिख दे रहा हूँ मैं कि जो आपका वाई होता है, वाई बोले तो यंग मॉडुलस क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो मैं केवल स्ट्रेस लिख रहा हूँ स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू जाएगा वाई इंटू स्ट्रेन। तो y और स्ट्रेन की जगह पे स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। तो y इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल इतने की जगह पे ये बोले पूरे इतने की जगह पे हमने क्या लिखा आपको स्ट्रेस लिखा, ठीक ना स्ट्रेस लिखा। तो यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी वर्क को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी यू अपान वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे लिखा
U अपान वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यही दोस्तों आपका एनर्जी अपान वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे कभी आपने पढ़ा हुआ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी, तो एनर्जी अपान वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक तो फार्मूला दोस्तों यही बन गया, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक तो फार्मूला अपना यही है, ये तो प्यारा फार्मूला यही हो गया, ठीक ना। और फार्मूले क्या बनते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग स्ट्रेन को अगर हम लोग चेंज करें, स्ट्रेस को चेंज करें, तो स्ट्रेस को चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लो। हम लोग जानते हैं Y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो अगर मुझे स्ट्रेस लिखना हो तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा Y इंटू स्ट्रेन होगा ना, तो वही लिखो भाई स्ट्रेस की जगह पे। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की जगह पे Y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 इंटू Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 इंटू Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया। तो दोस्तों अब इसने जो फार्मूला हमने निकाल के रखा हुआ है, इसमें से एक फार्मूला तो ये, तो आपको ये याद होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी यू इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और 1/2 इंटू Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक ना। ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे। बाकी इनका फार्मूला निकालना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो होता है, ठीक ना। अब दोस्तों इस चैप्टर में जो अपने को और क्या बच गया है इस चैप्टर में दोस्तों अपने को एक और चीज़ बचा हुआ है, उसको मैं बता दूं आपको। वह बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना। और इलास्टिसिटी पर कौन इफ़ेक्ट डाल सकता है, तो उसके बारे में सिर्फ छोटी छोटी कहानी है। यहाँ पे आप बुक के पीछे देखोगे, आप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। मैं उस पर बोल कर कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बस, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ जैसे कि आप इलास्टिसिटी है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का इलास्टिसिटी पर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी वह क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलास्टिसिटी वहाँ पे घटता है, ठीक ना। जैसे मैं रबर का एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, अगर रबर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसको जब चाहोगे ऐसे खींच लोगे, ठीक ना। इसका मतलब कि इलास्टिसिटी के अंदर जो अपोजिंग पावर था, अपोजिंग पावर को तो हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे थे। अब अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, उसको हीट करने से बहुत कम हो गई है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इलास्टिसिटी है वह क्या होती है, डिक्रीज होती है। बाकी अगर कोई इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, अब इम्प्योरिटी मिलाने से डिपेंड ये करेगा कि वो कैसा इम्प्योरिटी मिलाया जा रहा है। कुछ ऐसा इम्प्योरिटी मिलाया जाए जिससे इलास्टिसिटी बढ़ भी सकती है और इलास्टिसिटी घट भी सकती है, ये बात है। बाकी इसके यूज क्या है इलास्टिसिटी के दोस्तों, इलास्टिसिटी के यूज ना बहुत ज़बरदस्त है। जैसे देखते होगी जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन जो होते हैं सामान को उठाते हैं। जब सामान को उठा रहे हैं तो सामान को उठाने के लिए जो उनकी जो स्प्रिंग बनी हुई है क्रेन के अंदर, जो स्प्रिंग जिससे सामान को उठा रहे हैं, जो स्प्रिंग बनी है, स्प्रिंग इस तरीके से बनाई जा रही है, स्प्रिंग को इस तरीके से रखा जा रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, मतलब ये कितने सामान को उठा भी लेगा तभी इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस कब तक आएगा या कितना आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस की मैंने बात किया था ना कि लोड बढ़ाते जाओ और ये टाइम ऐसा आएगा कि आप मैक्सिमम लोड बढ़ा दोगे। अब उसके आगे अगर ज़रा सा भी लोड बढ़ाए तो इस जो भी वायर है वो वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक ना। बिना टूटे हुए सहन जहाँ तक कर सके वही मैक्सिमम स्ट्रेस कहलाता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ब्रिज जो बनाए जाते हैं, वो ब्रिज जब बनाया जाता है वो भी देखा जाता है कि जो ब्रिज बनाया गया है कि उस ब्रिज पर जो है कितने भी सामान उस पर चले जाएं या कोई भी चीज़ आ जाए चला जाए,
कि वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस तक उसको सहन कर सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके पुल वगैरह के डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे से यूज हैं। बाकी चैप्टर आपका दोस्तों ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहीं पे एंड होता है। अब बारी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। तो दोस्तों मैं देखूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। और उससे पहले मैं देख रहा था कि मैंने वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसको अभी बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया हूँ। तो वर्क, पावर, एनर्जी वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रोटेशनल मोशन ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये वाला चैप्टर। बाकी ग्रेविटेशन यहाँ से आपका अब तो मतलब चल रहा है, ठीक ना। लेकिन ये चैप्टर अभी बहुत दिन बाद ये चैप्टर खत्म हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर। इसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको देखेंगे, नहीं फिर आगे चलेंगे, ठीक ना। बाकी इसके न्यूमेरिकल थोड़ा पेंडिंग में रखेंगे, या तो फिर टाइम मिलेगा इसके न्यूमेरिकल को निपटाएंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। तो आप लोग का दुख यार जाहिर है भाई, ठीक कि वीडियो रेगुलर टाइम पे नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब आपको थोड़ा सा रेगुलरिटी लेकर आऊँ। लेकिन रेगुलर जैसे मैं होने चाहता हूँ या रेगुलर हो नहीं पाता हूँ, कहीं शादी में चला जाता हूँ, कहीं क्या पे है, कहीं स्कूल दूसरी जगह पकड़ लिया हूँ, वहाँ से आकर के दूसरी जगह वीडियो शूट करना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा वीडियो में रेगुलरिटी आए। देखता हूँ होने का पूरा प्रयास करूँगा कि रेगुलरिटी रहे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय।